सेवियर एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है बच्चों। मैं बाबूराम आज आपके लिए लेकर आया हूँ सॉलिड स्टेट यानी कि ठोस अवस्था, और इसका आज हम वीडियो नंबर 4 आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो ये जो लेक्चर नंबर 4 है, इससे पहले जानने का प्रयास करते हैं बेटा हमने कि अब तक जो हमारे लेक्चर हुए हैं उनमें हमने क्या क्या पढ़ा था। तो बच्चों, जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था उसमें हमने जानने का प्रयास किया कि जो ठोस होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि ठोस 2 प्रकार के होते हैं, नंबर 1 क्रिस्टलीय और नंबर 2 अक्रिस्टलीय। नंबर 1 क्रिस्टलीय और नंबर 2 अक्रिस्टलीय। जो सेकंड वीडियो जो हमारा था बच्चों, हमने पढ़ाया था उसमें कि जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो बच्चों, क्रिस्टलीय ठोस कितने प्रकार के बताए थे आपको? 4, 1, 2, 3 और 4। पहला बेटा आयनिक, दूसरा बताया था आपको आणविक, और जो तीसरा था आपका वो था बेटा आपका धात्विक ठोस, और जो नंबर 4 था वो आपके पास जो था बच्चों सॉलिड, वो था नेटवर्क सॉलिड। तो कुल मिलाकर जो क्रिस्टलीय ठोस थे वो कितने प्रकार के थे? 4 प्रकार के। और इसमें जो बच्चों आपका आणविक ठोस था वो 3 प्रकार का था। नंबर 1 ध्रुवीय, नंबर 2 अध्रुवीय और नंबर 3 हाइड्रोजन आबंध युक्त। तो इस प्रकार से हमने क्रिस्टलीय जो आपके प्रकार थे क्रिस्टलीय ठोस के वो पढ़े थे। उसके बाद बच्चों हमने जो थर्ड लेक्चर था उसमें पढ़ा था कि जो आपके यूनिट सेल होते हैं, जो क्रिस्टल जालक होते हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं। तो बच्चों, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है आपका कि यूनिट सेल जो होती हैं उनमें आपके परमाणुओं की संख्या कितनी कितनी होती है। तो सबसे पहले बच्चों हम आज का लेक्चर शुरू करते हैं, और सबसे पहली जो हमारी यूनिट सेल होती है उसे बोलते हैं हम प्रिमिटिव यूनिट सेल। क्या बोलते हैं बच्चों? प्रिमिटिव यूनिट सेल, यानी कि आद्य घन्य कोशिका या आद्य घन्य एकक कोशिका। तो इस एकक कोशिका में आप जानते हैं कि जो परमाणु होता है वो कहाँ पर होता है बच्चों? कॉर्नर पे होता है। कहाँ पर होता है? कॉर्नर पर। और कुल मिलाकर किसी भी यूनिट सेल में जो कॉर्नर की संख्या होती है वो कितनी होती है बच्चों? 8 होती है। कितनी होती है? 8। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि कोई भी एक परमाणु जो आपका सेंटर में होता है वो 8 अलग अलग यूनिट सेल से जुड़ा होता है। जैसे बच्चों यूनिट सेल 1, 2, 3, 4 और 4 यूनिट सेल बच्चों इसके बैक में आपको देख रही हैं, 1, 2 पीछे, और ये इधर 3rd और पीछे 4th। तो कुल मिलाकर जो यूनिट सेल होती हैं वो कितनी होती हैं? 8। मतलब जो आपका कॉर्नर पे जो एटम होता है वो एक परमाणु 8 अलग अलग यूनिट सेल से जुड़ा होता है। तो इस प्रकार से जो कॉर्नर पे परमाणु होता है वो कुल मिलाकर बच्चों एक परमाणु 8 यूनिट सेल में जुड़ा होता है, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो यूनिट सेल में जो प्रिमिटिव यूनिट सेल होती है उसमें परमाणु की संख्या कितनी होती है बच्चों? कॉर्नर कितने होते हैं? 8। तो एक कॉर्नर पर जो परमाणु होता है वो कितना होगा बच्चों? 1/8, क्योंकि कॉर्नर का जो ये परमाणु होता है ये 8 अलग अलग यूनिट सेल से आपका जुड़ा होता है। तो इस प्रकार से एक कॉर्नर पर जो परमाणु का भाग होगा वो कितना होगा? 1/8, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो कुल मिलाकर प्रिमिटिव यूनिट सेल में परमाणु की संख्या कितनी होती है बच्चों? 1 होती है। कितनी होती है? 1 होती है। तो इसी प्रकार से जो आपकी प्रिमिटिव यूनिट सेल के बाद जो बच्चों हमारी सेकंड यूनिट सेल आएगी, जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने आपको लिखकर दिखाया है कि परमाणुओं की संख्या टोटल कितनी होती है? 1 होती है। 8 कॉर्नर होते हैं और एक कॉर्नर पर परमाणु का जो भाग होता है वो 1/8 पार्ट्स होता है। तो प्रिमिटिव यूनिट सेल में बच्चों अगर आपसे पूछा जाएगा कि प्रिमिटिव यूनिट सेल में कुल कितने परमाणु होते हैं, तो प्रिमिटिव यूनिट सेल में कुल 1 परमाणु होता है। कितना होता है? 1। ये आपको याद भी रखना है बच्चों। तो पॉइंट नंबर 2 बेटा हमारा अंत्य केंद्रित घनीय एकक कोशिका, मतलब बेटा बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हैं कि बॉडी सेंटर्ड जो यूनिट सेल होती है उसमें जो आपका परमाणु होता है, तो सभी यूनिट सेल में बच्चों कॉर्नर पे तो परमाणु होता ही होता है, लेकिन एक परमाणु कहाँ पर होता है? बीसीसी में एक परमाणु होता है बच्चों बॉडी के सेंटर्ड में। कहाँ होता है? बॉडी के सेंटर्ड में। ये रहा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, तो बच्चों एक परमाणु कहाँ पर होता है? कंप्लीट बॉडी के सेंटर में। और टोटल कॉर्नर कितने होते हैं? 8। तो 8 कॉर्नर पर परमाणु कितना होता है? 1/8। तो 8 से 8 कैंसिल बच्चों, तो 1 + 1 कुल मिलाकर एटम कितने होंगे? 2। कितने होंगे बच्चों? 2। तो मैं बात कर रहा था बच्चों सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल जो होती है, जिसे आप प्रिमिटिव यूनिट सेल कहते हैं या सामान्य कोशिका कह सकते हैं या आद्य एकक कोशिका कह सकते हैं, उसमें परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? 1 होती है। और बात करें बच्चों बीसीसी की, तो बीसीसी में परमाणुओं की संख्या बच्चों कितनी होती है? 2 होती है। कितनी होती है? 2 होती है। कैसा बच्चों? जैसा कि मैंने आपको बताया था, टोटल जो परमाणुओं की संख्या होती है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में वो बच्चों कितनी होती है? 1 होती है। कितनी होती है? 1। क्योंकि मैंने बताया था बच्चों एक परमाणु जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें बिल्कुल बॉडी के सेंटर्ड में है, और एक परमाणु आपका इन 8 कॉर्नर को मिला के होता है। तो कुल मिलाकर बीसीसी यूनिट सेल जो होती है
उसमें आपके टोटल परमाणुओं की संख्या कितनी होती है बच्चों? 2 होती है। तो इस प्रकार से जो आपका थर्ड पार्ट आता है बेटा वो आता है फलक केंद्रित घन्य एकक कोष्ठिका। कौन सी बच्चों? फलक केंद्रित घन्य एकक कोष्ठिका, मतलब ऐसी यूनिट सेल जिसमें कॉर्नर पे परमाणु होने के अतिरिक्त फेस पर भी होता है, यानी कि फलक पर भी उपस्थित होता है, उसे क्या बोलते हैं बच्चों? फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो बात करते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में कितने परमाणु होते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं बेटा, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में कॉर्नर पर तो परमाणु है ही, लेकिन सभी फेसेस में भी एक परमाणु होता है। तो देखिए थर्ड डायग्राम में आपको क्लियर हो जाएगा बेटा, इसमें फेस में कितना परमाणु होता है? 1। तो एक यूनिट सेल में जो होता है वो कितना पार्ट होता है? उसका हाफ आता है बेटा। कितना आता है? हाफ। क्योंकि जो फेस होता है, एक फेस जब दूसरी यूनिट सेल के फेस से टच होगा तो केवल वो 2 यूनिट सेल से ही टच हो सकता है, इसलिए परमाणु का जो डिवीजन होगा वो हाफ हाफ होगा। तो कुल मिलाकर बेटा जो फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल होती है या एफसीसी होती है, उसमें परमाणुओं की संख्या टोटल कितनी होती है? आइए देखते हैं बेटा। बेटा टोटल कॉर्नर कितने होते हैं? 8, और एक कॉर्नर पर परमाणु का कितना भाग होता है? 1/8। तो 8 से 8 कैंसिल, टोटल परमाणु कितना हो गया बच्चों कॉर्नर पर? 1। और फेस कितने होते हैं आपके पास? 6। कैसे बेटा फेस किसको बोलते हैं? जैसे मान लीजिए आप किसी रूम में हैं, तो रूम में कितनी वॉल होती हैं? दीवारें कितनी होती हैं? 4। आपके लेफ्ट, राइट, सामने और बैक में 4 दीवारें होती हैं। 2 बेटा आपके जो फेसिस होते हैं, एक छत होगा और एक आपका जो है बेटा वो फर्श होगा। तो कुल मिलाकर एक जो क्यूबिक यूनिट सेल होती है उसमें 6 फेसिस होते हैं। कितने फेस होते हैं? 6। और एक फेस में कितना परमाणु होता है बेटा? 1/2। 1/2, जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं। तो बेटा टोटल 1/2 इंटू 6 इज इक्वल टू 3। तो टोटल परमाणु कितना हुआ बेटा इसमें? 1 + 4। 1 + 4 तो कितना हो गया बच्चों? 4। तो 1 + 3 इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चों? 4। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में जो हमारे परमाणुओं की संख्या थी वो होती है बच्चों 1। बीसीसी में आपकी यूनिट सेल जो थी उसमें परमाणुओं की संख्या आती है 2, और एफसीसी में परमाणुओं की संख्या कितनी आती है बच्चों? 4। इसके अलावा एक यूनिट सेल बच्चों और होती है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए उसके बारे में बताया भी नहीं है। तो एक यूनिट सेल होती है ईसीसी, उसे बोलते हैं बच्चों एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो एंड सेंटर्ड कौन सी होती है? जाहिर सी बात है बेटा, किसी भी यूनिट सेल में कॉर्नर पर परमाणु होता ही होता है। तो 8 × 1/8 इज इक्वल टू 1। मैंने आपको वीडियो में बताया था कि ईसीसी जो यूनिट सेल होती है, लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी कि ईसीसी का मतलब बेटा एंड, यानी कि ऐसी यूनिट सेल जिसमें 2 अपोजिट फेसिस में भी परमाणु होता है। तो कितने फेसिस में होता है बेटा? 2 फेसिस में। और एक फेस पे परमाणु कितना आता है? 1/2। तो 2 से 2 कैंसिल, कितना हो गया? 1। तो कॉर्नर पे कितना परमाणु हुआ बच्चों? 1। और फेस पे कितना हुआ? टोटल 1। तो कुल मिलाकर परमाणु कितने हो गए? 2। तो अगर आपसे पूछा जाता है बच्चों कि किस यूनिट सेल में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, तो हम जानने का प्रयास करेंगे बेटा सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल या प्रीमिटिव जो यूनिट सेल थी उसमें परमाणुओं की संख्या होती है 1। बीसीसी जो यूनिट सेल थी बॉडी सेंटर्ड, उसमें कितनी होती है? 2, क्योंकि एक परमाणु कहाँ होता है? बॉडी के सेंटर्ड में। थर्ड थी हमारी एफसीसी, यानी कि फेस, एक एटम आपका होता है बेटा कॉर्नर पर और फेस कितने होते हैं? 6। तो कुल मिलाकर 6 फेसेस में कितने परमाणु आए थे? 3। तो एफसीसी यूनिट सेल में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है बच्चों? 4। और जो मैंने नेक्स्ट बताई थी ईसीसी, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ना ही पूछी जाती है। तो ईसीसी में टोटल परमाणुओं की संख्या कितनी आती है बच्चों? 2। तो बात करते हैं बेटा आज की निविड संकुलित संरचना, यानी कि क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर। तो पैकिंग स्ट्रक्चर में क्या होता है बेटा? परमाणु की जो आकृति होती है वो हम कैसी लेते हैं? गोल। तो बेटा परमाणुओं को पैक करने से संबंधित जो हमारी पैकिंग एफिशिएंसी आती है या निविड संकुलित संरचनाएं आती हैं, तो सबसे पहले हम आज जानने का प्रयास करेंगे कि परमाणु को किस तरीके से पैक किया जा सकता है। बेटा जो ठोस होते हैं, ठोसों के अवयवी कणों को जो व्यवस्था होती है वो 1 डायमेंशन में भी हो सकती है, 2 डायमेंशन में भी हो सकती है और 3 डायमेंशन में भी हो सकती है। देखिए बच्चों 1 डायमेंशन कैसे हो सकती है? परमाणु कैसा होता है? गोल। आपको एक ही डायरेक्शन में बेटा इसके जो परमाणु होते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास कुछ बॉल हैं और वो बॉल आपको एक ही लाइन में पुट करनी है, तो आप लेफ्ट कर लीजिए, राइट कर लीजिए, तो कुल मिलाकर जो परमाणु होंगे वो इस तरीके से आप सिंगल डायरेक्शन में इस तरीके से पुट कर सकते हैं। तो ठोसों के अवयवी कण जो होते हैं वो 1 डायमेंशन में केवल एक ही प्रकार से व्यवस्थित किए जा सकते हैं। अच्छा बच्चों आप देखें कि जो सिंगल डायमेंशन होती है उसमें जो एक परमाणु होता है वो कितने परमाणुओं से टच करता है? 2 से। आप किसी भी परमाणु को देख लीजिए, सिंगल डायमेंशन में केवल एक परमाणु 2 परमाणुओं से जुड़ता है। तो बेटा कोई भी परमाणु जितने परमाणु से जुड़ता है उसे बोलते हैं उपसह संयोजन संख्या। क्या बोलते हैं बच्चों? उपसह संयोजन संख्या। तो मैंने बताया कि जो ठोसों के अवयवी कण हैं उनको पैक करने की जो व्यवस्था होती है वो 1 डायमेंशन में एक ही प्रकार की होती है।
वो केवल लीनियर हो सकती है बच्चों, इस तरीके से। बात करें बेटा 2 डायमेंशन की, मतलब आप लंबाई और चौड़ाई में रख सकते हैं। तो लंबाई और चौड़ाई में रखने के लिए जो आपकी पैकिंग एफिशिएंसी होती है वो आप 2 प्रकार से रख सकते हैं। मान लीजिए बच्चों, ये आपकी लाइन है पहली जिसमें परमाणु रखे गए हैं। दूसरी लाइन जो आप चौड़ाई में रखना चाह रहे हैं, या तो आप इसके जस्ट नीचे परमाणु रखेंगे, एक तरीका आपका ये हो सकता है कि परमाणु बिल्कुल मिले हुए रखे जाएं एक परमाणु के ठीक परमाणु में, या दूसरा तरीका है 2 डायमेंशन में बेटा आप 2 प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं। जो दूसरा आपका प्रकार है वो इस तरीके से होता है कि आपने एक लाइन में जो परमाणु रखे हैं बच्चों, जो दूसरी लाइन रखी जाएगी वो इन दोनों परमाणुओं के बीच का जो स्पेस है अगर उसमें रखी जाएगी तो वो होती है आपकी 2 डायमेंशन। तो चलो इस बात को आगे नई स्लाइड के माध्यम से समझते हैं। तो हम बात कर रहे हैं बच्चों निविड़ संकुलित संरचनाएं। तो इस टॉपिक को समझने के लिए मैंने बताया था कि आपको परमाणु किस प्रकार से होता है, गोल, यानी कि एक ठोस बॉल के रूप में आप ले सकते हैं इसे। तो ठोसों में जो उनके पार्टिकल्स होते हैं उनके अवयवी कणों के बीच जो स्थान होता है बहुत कम होता है। तो ठोसों के अवयवी कणों की जो पैकिंग होती है, जो संकुलन होता है इनका, वो 1 डायमेंशन में भी हो सकता है, 2 डायमेंशन में भी हो सकता है और 3D में भी हो सकता है, मतलब लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई में भी। आइए बच्चों बात करते हैं एक विमा में निविड़ संकुलन। तो मैंने बताया था बच्चों एक विमा में ठोसों के अवयवी कणों की पैकिंग केवल एक विधि द्वारा हो सकती है, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। तो एक विमा में जो परमाणु है वो एक परमाणु केवल 2 परमाणु को टच करता है। तो एक कण के निकटतम गोलों की संख्या को उसका क्या कहते हैं बेटा, कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। तो आप बता सकते हैं कि जो एक विमा होती है जो 1 डायमेंशन में होता है उसमें परमाणुओं की उपसय संयोजन संख्या या ठोस की उपसय संयोजन संख्या कितनी होती है, 2 होती है, क्योंकि वो कितने परमाणुओं को टच करता है बच्चों, 2 परमाणुओं को टच करता है। तो एक डायमेंशन जो है वो आपके सामने है, बिल्कुल सिंपल है कि आपके पास मान लीजिए कुछ बॉल हैं, आप उन्हें एक लाइन में रख सकते हैं। तो इस तरीके की जो पैकिंग होती है आपकी वो सिंगल डायमेंशन में पैकिंग होती है। बात करते हैं बेटा 2D में, जो आपकी द्विविमीय या द्विविमा में निविड़ संकुलन होता है वो कितने प्रकार का होता है, 2, जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो बच्चों पहली बात करते हैं कि स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन, मतलब द्विविम वर्ग निविड़ संकुलन। तो मैंने आपको बताया था कि एक जो लाइन होती है ठीक उसके नीचे, मान लीजिए पहली परमाणु की लाइन को ए कहते हैं, दूसरी को भी ए ही कहेंगे, क्योंकि जो दूसरा परमाणु है वो ठीक पहले परमाणु के नीचे रखा गया है। तो इस प्रकार से अगर मैं इस पैकिंग में बात करूं तो बच्चों कोई भी एटम को ले लीजिए, मान लीजिए जिस परमाणु पे मैंने डॉट लगाया है वो कितने परमाणु को टच करता है बेटा, 4 को, 1 2 3 और 4। तो आप बता सकते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग में किसी भी परमाणु की उपसय संयोजन संख्या कितनी होती है बच्चों, 4 होती है। तो इसमें आपको ज़्यादा कुछ लिखना नहीं है, जैसे आपको समझ पा रहे हैं ठीक उसी प्रकार से आपको नोट करना है कि गोलों की एक पंक्ति के ऊपर दूसरी पंक्ति इस प्रकार से रखी जाए कि दूसरी पंक्ति के गोले यानी कि परमाणु प्रथम पंक्ति के परमाणु के ठीक ऊपर रहें। तो दोनों पंक्तियों के गोले ऊर्ध्वाधर रखे गए हैं, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। इस प्रकार की व्यवस्था को बच्चों क्या कहा जाएगा, ए टाइप, मतलब ए ठीक पहली रो के जस्ट नीचे परमाणु रखे जाते हैं तो उसे बोलते हैं ए। नेक्स्ट देख सकते हैं आपके पास है बच्चों, जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे थे, मैंने कहा था कि द्विविमीय में उपसय संयोजन संख्या कितनी होती है, 4 होती है बेटा। इस प्रकार ट्रिपल ए या ए टाइप कितनी भी बार आप रिपीट कर सकते हैं व्यवस्था को, स्क्वायर क्लोज पैकिंग की 2 डायमेंशन क्लोज पैकिंग कहा जाता है या क्लोज पैकिंग कहते हैं। तो जो वर्ग निविड़ संकुलन होती है उसमें सहसंयोजन संख्या या उपसय संयोजन संख्या कितनी होती है बच्चों, 4 होती है। यहाँ से आपके ऑब्जेक्टिव बनने के चांस रहते हैं। जिन पॉइंट को बच्चों मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ वहाँ से आपके ऑब्जेक्टिव बनने के चांस कुछ ज़्यादा रहते हैं। दूसरी चीज़ बच्चों आपको द्विविम षटकोणीय निविड़ संकुलन, इसमें मैंने आपको बताया था कि जब एक परमाणु जो है वो दूसरी रो में ठीक उनके गैप के बीच में रखा जाता है, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं पहली लाइन जो है वो आपकी सिंपल है, दूसरी लाइन में जो परमाणु रखा गया है ए टाइप में तो वो दोनों परमाणु के बीच में रखा गया था। ठीक है बच्चों, तो आप समझ पा रहे हैं। मान लीजिए आपके पास कुछ गोले हैं इस तरीके से या बॉल हैं, तो एक लाइन आपने इस तरीके से ड्रॉ कर दी, दूसरी इन दोनों लाइनों के बीच में। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार की जो आपकी पैकिंग होती है उसे बोलते हैं द्विविम षटकोणीय निविड़ संकुलन। और इस डायग्राम को अगर आप गौर से देखें बच्चों तो आप इसमें चेक करके मुझे ये बताएं कि एक जो सेंटर का परमाणु है या कोई भी एक परमाणु है वो कितने परमाणुओं से जुड़ा होता है, चेक करके बच्चों बताएंगे मुझे आप। तो इसमें अगर मैं इस परमाणु को लेता हूं बच्चों तो ये अलग अलग 6 परमाणुओं से जुड़ा है बेटा, 1 2 3 4 5 और 6। अगर आप देखें तो एक जो परमाणु है बच्चों वो 6 अपने निकटतम परमाणु से जुड़ा होता है,
इसलिए जो षटकोणीय द्विविम निविड़ संकुलन होता है उसमें उपसैचन संख्या बच्चों कितनी होती है? 6 होती है। कितनी होती है? 6 होती है। इस स्थिति में जैसा कि आप देख रहे हैं बच्चों, बिल्कुल साफ तौर पे आपको दिखाया गया है कि इस प्रकार की व्यवस्था को क्या बोलते हैं? ए बी व्यवस्था। और इसमें 6 गोलों का केंद्र कैसा होता है? सम षटकोण बनाता है। आपको बनाकर भी दिखाया गया है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? द्विविम षटकोणीय निविड़ संकुलन। और द्विविम षटकोणीय निविड़ संकुलन की जो उपसैचन संख्या होती है वो नाम से स्पष्ट है, षष्ठ मतलब 6। या आप यहाँ से ध्यान रखेंगे हेक्सागोनल, तो हेक्सागोनल का मतलब कितना हो गया? 6। तो जो आपकी द्विविम डायरेक्शन है वो कितनी होती है? षटकोणीय होती है। षटकोणीय में टोटल जो उपसैचन संख्या होती है वो 6 होती है। और सिंगल डायमेंशन में केवल एक ही टाइप था, उसमें उपसैचन संख्या 2 होती है। और जो आपकी वर्ग निविड़ संकुलन थी 2 डायमेंशन में, उसकी उपसैचन संख्या बच्चों कितनी होती है? 4 होती है। बात करें बेटा 3 डायमेंशन में, क्लोज पैकिंग 2 तरह की होती है। जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं कि अगर हम परमाणु के ठीक ऊपर परमाणु रखते हैं, परमाणु के ठीक ऊपर, यानी कि जैसे 2D में हमने पुट किए थे, ठीक उसी प्रकार से अगर हम रखें तो इसमें ए टाइप की जो लेयर बनती है, इस व्यवस्था को आप द्विविम वर्ग निविड़ संकुलन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? द्विविम। जैसे आपने 2D में देखा था, ठीक उसी प्रकार की व्यवस्था है। इसमें मान लीजिए ये बॉल हैं और ये आप ठीक इसी प्रकार से लाइन लगा देंगे और ठीक इसके ऊपर आप पुट करते चलेंगे। मान लीजिए आपके पास कोई बॉक्स है जो आपका घन की शेप में है, या लकड़ी का कोई कार्टून है या बॉक्स है कोई, तो उस बॉक्स में अगर आपको बॉल पुट करनी है और आप एक बॉल के ऊपर दूसरी बॉल पुट करते चले जाएं, तो इस प्रकार की जो निविड़ संकुलन है वो आपका द्विविम वर्ग निविड़ संकुलन कहलाता है। डायग्राम से आपने स्पष्ट कर लिया था बच्चों। तो द्विविम षटकोणीय निविड़ संकुलन जैसे 2D में था, ठीक इसी प्रकार से ये यूनिट बच्चों क्या कहलाएगी? ए बी। क्या कहलाएगी? ए बी। ये भी कितने टाइप की होती है? 2 प्रकार की होती है। तो 2 टाइप्स में जो होता है वो कितने प्रकार की व्यवस्था थी? ए बी प्रकार की व्यवस्था थी। मतलब जो परमाणु है आपका वो 2 परमाणुओं के ठीक गैप में रखा जाता है। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था होती है बच्चों वो आपके सामने प्रेजेंट है, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो जो पहली लाइन होती है बच्चों वो बिल्कुल सिंपल होती है, और जो दूसरी वाली लाइन होती है उसमें जो परमाणु है बच्चों वो इस तरीके से रखा जाता है ऊपर। तो इसमें 2 प्रकार की व्यवस्था उत्पन्न होती है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मान लीजिए लाइन है, पहली लाइन में आपने रखा इस तरीके से। मैं एक बार रफ कर देता हूं बच्चों सभी को, फिर दोबारा से आप अगर आप देख पाएँ डायग्राम में तो देखें, पहली लाइन जो है आपकी वो बच्चों इस तरीके से है, दूसरी आपने यहाँ पर रखी है इनके गैप में, और जो तीसरा परमाणु आपको रख के दिखाया गया है वो ऊपर रख के दिखाया गया है, वो आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। तो इनके बीच में जो स्थान बचता है उसे बोलते हैं बेटा चतुष्फलकीय रिक्त। क्या बोलते हैं? चतुष्फलकीय रिक्त। मतलब ये जो स्पेस होता है ये टेट्रागोनल शेप में होता है। जहाँ जहाँ आपको टी बना के दिखाया गया है वो टेट्रागोनल आपकी जो है रिक्तियाँ होती हैं। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि द्विपरतीय या जो आपकी द्विविम षटकोणीय निविड़ संकुलन है उसमें अगर हम द्वितीय परत को प्रथम परत के ऊपर रखते हैं तो आपकी टेट्रागोनल रिक्तियाँ कितनी होती हैं? और ओ का मतलब बेटा ऑर्थोगोनल, मतलब जो आपकी हैं वो अष्टफलकीय रिक्तियाँ होती हैं। कितनी होती हैं? अष्टफलकीय रिक्तियाँ होती हैं, जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं। नेक्स्ट बेटा अगर आप देखें, इसमें दूसरा जो इसमें टाइप होता है वो होता है अगर आप दूसरी परत को त्रिकोणीय परत के ऊपर रखते हैं। किसके ऊपर रखते हैं बच्चों? त्रिकोणीय परत के, जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं। डायग्राम को आपको बच्चों इसी तरीके से समझाने के लिए आपको डायग्राम का सहारा लिया गया है। आई होप कि आप डायग्राम के माध्यम से बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। देखिए बच्चों, पहली जो लाइन थी आपकी वो इस तरीके से जो परमाणु रखे गए हैं, दूसरी इस तरीके से हैं, और जो तीसरे परमाणु हैं वो आपके परमाणुओं के ठीक जो इन दोनों परमाणु के बीच स्थान है, एक परमाणु यहाँ रखा जाएगा, जो इन दोनों परमाणु के बीच है एक यहाँ रखा जाएगा, और इन दोनों के बीच है वो यहाँ रखा जाएगा। तो इसमें जो बनती हैं बच्चों वो बनती हैं अष्टफलकीय रिक्तियाँ। क्या बनती हैं बच्चों? अष्टफलकीय रिक्तियाँ। तो ये क्वेश्चन भी बच्चों आपसे ज़्यादा पूछा जाता है कि रिक्तियों की संख्या बताइए। तो यहाँ से ये न्यूमेरिकल पोर्शन भी बन सकता है आपका। तो रिक्तियों की संख्या में आप ध्यान रखें कि चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय जो रिक्तियों की संख्या होती है वो निविड़ संकुलन गोलों की संख्या पर डिपेंड करती है। अगर मान लीजिए गोलों की संख्या कितनी है बच्चों? n। कितनी है? n। जो चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या उसकी जस्ट डबल होती है। मान लीजिए आपके पास जो परमाणुओं की संख्या है वो 12 है, तो आप कह सकते हैं कि निविड़ संकुलित गोलों की संख्या आपके पास 12 है, तो चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या भी कितनी होगी बच्चों? 12 होगी। अगर हम बात करें, सॉरी बच्चों, उसकी जस्ट डबल होती है, 12 है तो कितनी होगी बच्चों? 24। और अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या कितनी होती है बच्चों? 12। मतलब अगर आपके पास में 2
संकुलित गोले हैं या निविड़ संकुलित गोले हैं या परमाणु हैं तो आपके पास चतुष्फल की रिक्तियों की संख्या डबल होगी। तो 2 की कितनी हो जाएगी बच्चों, 4, और अष्टफल की रिक्तियों की संख्या कितनी होगी, ठीक उतनी ही बच्चों। तो तृतीय परत को अगर द्वितीय परत के ऊपर रखते हैं, ये सेकंड टाइप है आपका, तो तृतीय परत को अगर द्वितीय परत के ऊपर रखते हैं तो यहाँ भी 2 संभावनाएं निकल के आती हैं। पहला चतुष्फल की रिक्तियाँ, इसमें भी बेटा ए बी पैटर्न जैसे था ठीक उसी प्रकार के से है। इस संरचना को आप जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं षटकोणीय निविड़ संकुलित संरचना भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों, षटकोणीय निविड़ संकुलित संरचना। पहले वाले डायग्राम में आप देख सकते हैं कि षटकोणीय संकुलन को किस प्रकार से समझाया गया है। एक परमाणु है बेटा, उसके ठीक 6 तरफ परमाणु है जैसे कि आप पहली फेस में देख पा रहे हैं, ठीक। तो दूसरे वाला था बेटा, उसमें 3 परमाणु दिखाए गए हैं, एक परमाणु है उसके तीनों तरफ परमाणु हैं। फिर आपका दूसरे पोर्शन में कितने परमाणु हैं बच्चों, 6 एटम्स हैं, और उसके ऊपर कितने हैं बच्चों, 3। जैसे देखें ए 6 एटम्स, बी 3, और ए में फिर 6 और बी में फिर 3। दूसरे डायग्राम से देख सकते हैं, इसे बोलते हैं बच्चों HCP। क्या बोलते हैं, HCP, यानी कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ये भी बच्चों आपको नाम याद रखना पड़ेगा, ज़्यादातर नाम ये सभी इंग्लिश में चलते हैं। तो HCP आप समझ गए होंगे कि षटकोणीय शेप में आपके परमाणु होते हैं। अष्टफल की रिक्तियों का आच्छादन जो होता है वो ABC, मतलब तीनों जो रो हैं आपकी वो डिफरेंट टाइप से हो सकती हैं, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं बच्चों। तो ये सभी डायग्राम आपको समझाने के लिए बनाए गए थे। आप चाहें तो इन्हें अपनी फेयर कॉपी में बना सकते हैं, अगर आपसे बनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो देखते हैं बच्चों। पहले ही जो रो दिखाई गई है उसमें एक परमाणु आपको दिखाया गया है, रो नंबर 2। इसमें जो एक परमाणु है बच्चों वो अपने 4 एटम से आपको क्लोज है, और जो रो नंबर B है उसमें भी ठीक दोनों अपोजिट है बेटा। 1 देखें, एक डायरेक्शन तो होती है वो इस प्रकार की होती है, पहली रो में 1, दूसरी में 2 और तीसरी में 3। तो ये C टाइप है, और B जस्ट इसका अपोजिट है, और नीचे फिर A। तो हम इस टाइप की जो संरचनाएं होती है ना बोलते हैं ABC व्यवस्था। क्या बोलते हैं बच्चों, ABC व्यवस्था, यानी कि क्लोज क्यूबिक क्लोज पैकिंग। क्या बोलते हैं, CCP। क्या बोलते हैं बच्चों, CCP। तो आपको यहाँ से ये भी याद रखने वाली बात है कि उपसंयोजन संख्या जो होती है वो CCP में वो कितनी होती है, 12 होती है। कितनी होती है, 12 होती है। और यहाँ पर मैंने बच्चों आपको बताया कि ये दोनों प्रकार की जो क्लोज पैकिंग है इनकी जो पैकिंग एफिशिएंसी है वो बहुत ज़्यादा होती है। क्रिस्टल का लगभग अगर हम कहें थर्ड फोर्थ जो पार्ट होता है, यानी कि 3/4 जो पार्ट होता है, यानी कि अबाउट 75% एक्यूरेट होता है बच्चों, 74%। मतलब हम कह सकते हैं कि लगभग 3/4 भाग जो है उसका वो भरा होता है, यानी कि खाली स्थान इसमें बहुत